हेलो दोस्तों, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य में अशोक के अभिलेख। क्या थे अशोक के अभिलेख? दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। अशोक के अभिलेख किसके द्वारा लिखाए गए थे? यानी अशोक के अभिलेख अशोक के द्वारा ही लिखाए गए थे। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा ही लिखाए गए थे। और उसके लेखकों को क्या कहते हैं? चापड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? उसके लेखकों को चापड़ कहते हैं। यानी अशोक के अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? अशोक के द्वारा लिखा गए थे और उसके लेखकों को चापड़ कहा जाता है। और विश्व में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने का श्रेय ईरान के शासक डेरियस धारा फर्स्ट को जाता है। विश्व में सबसे पहले अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? यानी ईरान के शासक था। एक कौन था? डेरियस या धारा फर्स्ट था। कौन था दोस्तों? डेरियस या धारा फर्स्ट था। कौन था? डेरियस या धारा फर्स्ट था। और अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति स्थल दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई थी? यानी अशोक के अभिलेख यानी अफ़गान, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश यानी 4 देशों से प्राप्त हुए थे। कितनी? यानी कहाँ से प्राप्त हुए? अशोक के अभिलेख यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश से प्राप्त हुए थे। अशोक के अभिलेख अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश व भारत से प्राप्त हुए थे। और अशोक के अभिलेखों की खोज दोस्तों सर्वप्रथम यानी टी पैंथलन के द्वारा 1750 में की गई थी। कब की गई थी? 1750 में टी पैंथलन के द्वारा अशोक के अभिलेखों की खोज की गई थी सर्वप्रथम। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम दोस्तों जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। यानी अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम यानी कब की गई थी? टी पैंथलन के द्वारा 1750 में की गई थी। कब? 1750 में की गई थी। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था। और सर्वप्रथम खोजने का श्रेय यानी टी पैंथलन के द्वारा 1750 यानी अशोक के अभिलेखों को 1750 में खोजा गया था। और सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। और वो पढ़ने वाला अभिलेख कौन सा है दोस्तों? यानी दिल्ली टोपरा या टोपरा जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे थे? वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। कौन सा? सर्वप्रथम पढ़ने वाला अभिलेख यानी दिल्ली टोपरा के नाम से जाना जाता है। ये स्तंभ एक लेख है जो हरियाणा में वर्तमान कहाँ है? हरियाणा में स्थित है दोस्तों। उसी प्रकार यानी अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण दोस्तों हम 3 आधारों पर कर सकते हैं। एक तो वैध शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। कौन से लेख? वैध शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। कौन से? गुहा लेख। यानी अशोक के अभिलेखों को हमने 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अशोक के अभिलेखों को अशोक के अभिलेख 4 देशों से पाए गए हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से यानी अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अशोक के अभिलेख अफ़गानिस्तान से कौन कौन से पाए गए हैं और वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? अफ़गानिस्तान से 2 अभिलेख पाए गए हैं अशोक के। एक तो गांधार अभिलेख और एक लगमान शिलालेख यानी 2 अभिलेख पाए गए हैं अशोक के। कौन से? यानी अफ़गानिस्तान से कौन से पाए गए हैं? गांधार अभिलेख, लगमान शिलालेख। कहाँ से पाए गए? अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। कहाँ से? यानी ये हमारे यानी लगमान शिलालेख कहाँ से पाए गए? अफ़गानिस्तान से 2 लेख पाए गए हैं। गांधार अभिलेख अफ़गानिस्तान से पाए गए हैं। लगमान शिलालेख ये भी अफ़गानिस्तान से पाया गया है। जिन्हें यानी शान ए कुरान कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें शान ए कुरान कहा जाता है। और इनकी भाषा दोस्तों अरेमाइक या यूनानी थी। क्या कौन सी थी भाषा इनकी? यानी अरेमाइक और यूनानी भाषा थी। अरेमाइक और यूनानी भाषा थी। कौन सी? अरेमाइक और यूनानी भाषा थी। किसकी? गांधार अभिलेख और लगमान अभिलेख या शिलालेख की भाषा थी। और इन्हें
ये क्या कहा जाता है, यानी अफ़गानिस्तान में शान कुरान कहा गया है। क्या कहा गया है? शान कुरान कहा गया है। उसी प्रकार दोस्तों पाकिस्तान में भी दो अभिलेख मिले हैं। एक तो मानसेरा अभिलेख जो हज़ारा ज़िला में स्थित है। कहाँ पे? यानी मानसेरा अभिलेख ये पाकिस्तान में मिला गया है। कहाँ पे मिला है? पाकिस्तान में। मानसेरा अभिलेख कौन सा? अशोक का है, जो वर्तमान में हज़ारा ज़िला में स्थित है। और एक साबजगढ़ी ये पेशावर ज़िले में, पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? यानी पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है। और इनकी लिपि दोस्तों क्रोष्टी लिपि में लिखी गई थी। मानसेरा और साबजगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के प्रांत में है। इन्हें क्रोष्टी लिपि में लिखा गया था। जबकि कांधार अभिलेख और लगमान अभिलेख को अरेमाइक यूनानी लिपि में लिखा गया है। कौन से? अरेमाइक व यूनानी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश में मिलने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश में मिलने वाले अभिलेख अशोक के। भारत में मिलने वाले अभिलेख है धौली है, जौगढ़ है, शोपारा है यार, और गिसास है, और एरगुड्डी वाला अभिलेख मिला हुआ है, और एक खालसी अभिलेख। यानी भारत में अभिलेख अशोक के धौली है, जौगढ़ है, शोपारा है, गिसास है, एरगुडी अभिलेख है, और कालसी अभिलेख। ये हमारे भारत में अभिलेख मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? धौली मिला हुआ है, धौली अभिलेख मिला है। जौगढ़ अभिलेख कौन से? जौगढ़ अभिलेख मिला है। शोपारा मिला है, गिरसास मिला हुआ है, और एरगुडी अभिलेख भी मिला है। कौन सा मिला है? एरगुडी अभिलेख भी मिला हुआ है। और बांग्लादेश से दोस्तों एक अभिलेख मिला है, माहिस्तान अभिलेख मिला है। बांग्लादेश से कौन सा अभिलेख मिला है? माहिस्तान अभिलेख मिला हुआ है। कौन सा मिला है दोस्तों? माहिस्तान अभिलेख मिला है, जो जिसकी भाषा अर्धमागधी थी। क्या थी? जिसकी भाषा यानी अर्धमागधी है। क्या नाम है दोस्तों? अर्धमागधी है। जो प्राकृत या अर्धमागधी को प्राकृत भाषा यानी जो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, यानी वहाँ की जो पब्लिक थी या लोक प्रजा थी उनकी भाषा कौन थी? प्राकृतिक भाषा थी। और उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी उनकी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि थी। और ये बांग्लादेश में मिलता है। कौन सा? माहिस्तान अभिलेख बांग्लादेश में मिलता है, जिसकी भाषा अर्धमागधी थी। और धौली भारत में है। धौली, जौगढ़, शोपारा, गिलासा, एरकुडी और खालसी अभिलेख कहाँ से मिले हैं? कालसी अभिलेख ये माले हैं भारत से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? भारत से मिले हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों यानी प्रथम शिलालेख अशोक का प्रथम शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? अशोक के प्रथम शिलालेख में यानी ये लिखा हुआ है कि इसमें खर्चीले, मनोरंजन तथा सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध व पशु बलियों की हत्या पर रोक लगाई गई है। सबसे पहले यानी प्रथम शिलालेख में, अशोक के प्रथम शिलालेख में ये लिखा गया यानी पशुओं की बलि पर रोक लगाई गई है। क्या लगाई है? पशुओं की बलि पर रोक लगाई गई है। और सामाजिक व मनोरंजन के उत्सवों पर इनकी क्या लगा दी? प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो अशोक को बलि दी जाती यानी अशोक को जो यानी कब खर्चीली यानी मनोरंजन टाइम या सामाजिक उत्सवों पर पशुओं की बलि दी जाती थी। इस कारण पशुओं की हत्या या पशुओं की बलियों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया था। कौन से शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में लगा दिया गया था। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य व पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। मनुष्य और पशु चिकित्सा का उल्लेख कौन से द्वितीय शिलालेख में किया गया है? किस में किया गया दोस्तों? द्वितीय शिलालेख में मनुष्य व पशु का यानी मनुष्य व पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। और दक्षिणी पड़ोसी राज्यों का उल्लेख भी हमारे इसी में मिलता है, द्वितीय शिलालेख में मिलता है, जिसमें चोर, चेल, पांड्य, केरल पुत्र व सतीपुत्र व ताम्रवाणी पुत्र यानी जो हमारे दक्षिणी पड़ोसी राज्य थे अशोक के काल में, उनका वर्णन मिलता है। कौन से? द्वितीय शिलालेख में मिलता है। किसमें? यानी द्वितीय शिलालेख में मिलता है। जबकि टाइम तीसरे शिलालेख में यानी अशोक व अपने राज्य अधिकारों को समय समय पर राज का दौरा करने के आदेश दिया जाता था। यानी कौन से? इसका उल्लेख किसमें? तीसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में अशोक के क्या मिलता है? अपनी राज अधिकारियों को समय समय पर राज का दौरा करने के आदेश दिया जाता था। क्या दिया जाता? राज का दौरा करने का आदेश दिया जाता था समय समय पर। जबकि टाइम चौथे अभिलेख में यानी इसमें रजकों की नियुक्ति की जाती थी। क्या की जाती?
रजकों क्या थे, सैनिक थे या रजकों को अधिकारी थे, क्या थे दोस्तों, अधिकारी थे, यानी रजकों के अधिकारों की क्या की जाती, नियुक्ति की जाती थी। कौन से शिलालेख में, चौथे शिलालेख में रजकों की नियुक्ति की गई थी। और पांचवें शिलालेख में अशोक ने धम्म महामात्र नायकों की अधिकारियों की नियुक्त की गई थी। कौन क्या की गई थी, अशोक ने धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति कौन से शिलालेख में, पांचवें शिलालेख में की गई थी। कौन से, यानी पांचवें शिलालेख में की गई थी। धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसका उल्लेख किस में मिलते हैं, पांचवें शिलालेख में मिलता है। जबकि छठा शिलालेख में दोस्तों, छठा शिलालेख में यानी प्रजा को मेरी संतान बताया गया है। प्रजा को खुद की संतान किस लेख यानी किस शिलालेख में बताया गया है, छठा शिलालेख में बताया गया है। किसमें, यानी छठा शिलालेख में प्रजा को खुद की संतान बताया गया है। और अशोक ने अपने प्रतिवेदकों को आदेश दिया है कि प्रजा से संबंधित हर सूचना मुझ तक पहुंचाई जाए, और चाहे वे भोजन व वक्ष या सैन्य कक्ष में ही या उद्यान में हो, किसी भी वक्त पे प्रजा की हर बात की सूचना अशोक तक पहुंचनी चाहिए। इसका उल्लेख यानी छठा शिलालेख में किया गया था। और सब यानी प्रजा मेरी संतान है, किस में बताया गया, छठा शिलालेख में बताया गया है। सातवां शिलालेख में दोस्तों, सातवां शिलालेख में बौद्ध धर्म की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। या फिर यानी अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है, यानी सातवां शिलालेख में मिलता है। अशोक की तीर्थ यात्राओं या बौद्ध यात्राओं का उल्लेख सातवां शिलालेख में मिलता है। किसमें, सातवां शिलालेख में मिलता है। और आठवें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। कौन से, यानी धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। नौवां शिलालेख में अशोक ने जनता को नैतिक नियमों व शिष्टाचार नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया था। यानी नैतिक नियम तथा शिष्टाचार नियमों का पालन करने का आदेश यानी नौवां शिलालेख में बताया गया है। किस शिलालेख, यानी किस शिलालेख में बताया गया है, नौवां शिलालेख में बताया गया है। किस पे, नौवां शिलालेख। और आठवें शिलालेख में धम्म यात्राओं का वर्णन किया गया है। किस में किया गया, धम्म यात्राओं का वर्णन किया गया है। आठवें शिलालेख में धम्म यात्राओं का क्या किया गया, वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। जबकि टाइम अशोक की यात्राओं का उल्लेख यानी सातवें शिलालेख में किया गया था। किसके, बौद्धों के द्वारा आठवें शिलालेख को किया। दसवां शिलालेख, दसवें शिलालेख में अशोक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि हमेशा पुत्र के हित में ही बातें सोचें। यानी अशोक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि हमेशा पुत्र के हित में ही बातें सोचें। और 11वें शिलालेख में अशोक ने अपनी धम्म नीति का उल्लेख किया गया है। कौन सी नीति का दोस्तों, अपनी धम्म नीति का उल्लेख किया गया है। यानी 11वें शिलालेख में अशोक ने अपनी धम्म नीति का उल्लेख किया गया है। और 12वें शिलालेख में दोस्तों उसने धर्म सहिष्णुता का उल्लेख किया था। क्या किया है, धर्म सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। किसने, यानी 12वें शिलालेख में धर्म सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। और 13वें शिलालेख में दोस्तों यानी कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी बताई गई है। और शिलालेख में पश्चिमी पड़ोसी देशों का उल्लेख भी मिलता है। यानी कलिंग के युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है दोस्तों, 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। और अशोक के हृदय परिवर्तन की जानकारी कौन से 13वें शिलालेख में मिलती है। और इसी शिलालेख में पश्चिमी पड़ोसी देशों का उल्लेख मिलता है। किसमें, यानी पश्चिमी पड़ोसी देशों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों अशोक के स्तंभलेख, अशोक के स्तंभलेख कितने हैं, अशोक के स्तंभलेख यानी टोटल दोस्तों 7 है। और कुल स्थानों यानी 6 स्थानों पे मिले हुए हैं। कितने स्थानों पर, 6 स्थानों पे मिले हुए हैं। और ये स्तंभलेख धातु पत्थर या स्तंभ के यानी स्तंभ पर उत्कीर्ण थे। किसमें, धातु पत्थर के स्तंभ पर उत्कीर्ण थे। कौन से स्तंभलेख, यानी कुल स्तंभलेख 6 मिले हुए हैं, 7 मिले हुए हैं। और 6 स्थानों पे मिले हुए हैं। कितने स्थानों पर, 6 स्थानों पे मिले हुए हैं। इन्हीं स्तंभलेखों को हम वर्गीकृत करते हैं। पहला शिलालेख उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है और प्रयाग में मिला हुआ है। कहाँ पे, प्रयाग में मिला हुआ है, जिसे
दिल्ली लाया गया था। कब लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। किसके काल में? यानी अकबर के समकालीन काल में प्रयाग से जहांगीर के द्वारा दिल्ली लाया गया था। अशोक के द्वारा प्रयाग में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा प्रयाग में स्थापित किया गया था और इसे दिल्ली लाया गया था। प्रयाग से दिल्ली कौन लेके आया था? कौन सा शासक ले गया था? जहांगीर ले रहा था अकबर के शासन काल में। दूसरा शिलालेख हमारा मेरठ में मिलता है। ये मेरठ कहाँ है? यूपी में है। दूसरा शिलालेख कौन सा है? मेरठ, जो यूपी में मिला हुआ था, जिसे मेरठ शिलालेख को भी दोस्तों एक फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। दिल्ली से लेके आया। कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक लेके आ गया था। और तीसरा अभिलेख दोस्तों हमारा टोपरा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? टोपरा में मिलता है, जिसे टोपरा से दिल्ली कौन लेकर आया? फिरोज शाह यानी फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। यूपी के मेरठ और टोपरा दो शिलालेखों को कौन लेके आया था? फिरोज शाह मेहता लेके आया था। कौन लेके आया दोस्तों? फिरोज शाह मेहता लेके आया था। एक बिहार में, यानी बिहार में 3 शिलालेख, बिहार में 4 शिलालेख मिलते हैं। बिहार के लोरिया अलराज में एक शिलालेख मिला था। कौन सा? लोरिया अलराज में एक शिलालेख मिला हुआ था। कौन से राज का? बिहार में एक लोरिया शिलालेख, यानी लोरिया शिलालेख मिला हुआ था, लोरिया अलराज। और बिहार में लोरिया नंदनगढ़ में एक और शिलालेख मिला है। कितने? यानी एक और शिलालेख मिला है। बिहार के लोरिया नंदनगढ़ में एक शिलालेख मिला है और बिहार के रामपुरवा में 2 शिलालेख मिले हैं। कितने? यानी बिहार के रामपुरा में 2 शिलालेख मिला हुआ है। यानी बिहार में 4 शिलालेख मिले हुए हैं और हरियाणा में टोपरा शिलालेख मिला है और मेरठ यूपी में मिला हुआ, प्रयाग यूपी में मिला हुआ है। प्रयाग वाले को जहांगीर लेके आया था दिल्ली और मेरठ वाले को फिरोज शाह तुगलक को, टोपरा वाला हरियाणा में है, जो दिल्ली कौन ले गए? फिरोज शाह लेके आया था। जबकि लोरिया अलराज को, इसको किसी वहीं वर्तमान में उसी बिहार में स्थित है, लोरिया नंदन और रामपुरवा। इन्हें कोई भी शासक अपने स्थान परिवर्तन नहीं किया था। उसी प्रकार दोस्तों स्तंभ लेखों को भी हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। स्तंभ लेख कितने हैं? स्तंभ लेख हमने आपको कुल बताए थे, 7 बताए गए थे और 6 स्थानों पे मिले हुए थे। स्तंभ लेख को हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो ये यानी वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहत स्तंभ लेख हमने ऊपर वाले यानी अभी अध्ययन किए थी, प्रयाग, टोपरा, मेरठ, लोरिया, अलराज, यानी 7 वृहत शिलालेख वृहत स्तंभ लेख होते हैं और 5 लघु स्तंभ लेख है। वृहत स्तंभ लेख हमने प्रयाग, टोपरा, मेरठ, लोरिया, अलराज व लोरिया नंदनगढ़ व रामपुरा में 2 और मिले हैं, यानी 7 शिलालेख वृहत शिलालेख है। लघु शिलालेख यानी लघु स्तंभ लेख 5 है। सांची है, सारनाथ है, कौशाम्बी है, निगलुआ है, रुमंदेई है। यानी रुमंदेई स्तंभ लेख, निगलुआ, कौशाम्बी, सारनाथ, इस प्रकार ये कितने थे? हमने 2 भागों में बांटे, एक तो लघु और एक वृहत। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? लघु और वृहत। लघु हमने उनके बारे में अध्ययन कर चुके थे और वैद के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? वैद के या लघु अध्ययन के बारे में, दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनमें कौन कौन सा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख नहीं है। उसी प्रकार प्रयाग अभिलेख में क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रयाग अभिलेख में दोस्तों ये यूपी में है, जिसका स्थानांतरण दिल्ली में किया गया था और इसमें 3 कालों का जानकारी मिलती है, मौर्य, गुप्त और मुगल। मौर्य यानी अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, गुप्त यानी समुद्रगुप्त का इसमें जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में? प्रयाग अभिलेख में। ये यूपी में है और ये अकबर के काल में मुगल की जहांगीर लेके आया था। कौन लेकर था? अकबर के काल में, यानी मुगल जहांगीर लेके आया था। कौन लेकर आया? जहांगीर लेके आया था। दूसरा हमारा आता है दोस्तों टोपरा स्तंभ लेख। कौन सा आता है दोस्तों? टोपरा अभिलेख। ये हरियाणा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में पाया जाता है। इसका स्थानांतरण यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था। इस अभिलेख में दोस्तों यानी टोपरा स्तंभ लेख को मीनार ए जरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी मीरान यानी
मीनान ए जरीन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? मीनान टोपरा स्तंभलेख को मीनार ए जरीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मीनार जनी यानी मीनार ए जरीन क्या कहते हैं? मीनार ए जरीन कहा जाता है। और इस स्तंभलेख को 1837 में सर्वप्रथम यानी दिल्ली टोपरा वाला अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और हमारा मेरठ स्तंभलेख को सर्वप्रथम खोजा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोजा गया था। कौन सा? मेरठ यानी कौन सा लेख को खोजा गया था? यानी मेरठ स्तंभलेख को सर्वप्रथम यूपी में था। कहाँ है? यूपी में है। इसका स्थानांतर दिल्ली कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। कौन सा? दिल्ली टोपरा और मेरठ को लेके आया था। इसे पुस्तक ए शिकार महल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पुस्तक ए शिकार महल में ये स्थित है। कौन सा? पुस्तक ए शिकार महल यानी इसे पुस्तक ए शिकार महल में रखा गया है। कौन सा? दिल्ली स्तंभलेख को। कौन सा है दोस्तों? दिल्ली स्तंभलेख में यानी मेरठ स्तंभलेख को यूपी का है। इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आया था। इसे शिकार यानी पुस्तक ए शिकार महल में रखा गया था। जबकि टोपरा दिल्ली लेख को मीनार ए जमीन में रखा गया, जरीन में रखा गया था और इसे पढ़ा गया था। और जबकि लोरिया अलराज शिलालेख बिहार के चंपारण गांव में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? लोरिया अलराज शिलालेख बिहार के चंपारण जिले में मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? बिहार के चंपारण जिला में मिलता है। कौन सा? लोरिया शिलालेख। कौन सा दोस्तों? लोरिया वाला अलराज। ये कौन मिलता है? बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण गांव में मिलता हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों लोरिया नंदनगढ़ में दोस्तों ये यानी इस अभिलेख में ये बिहार के चंपारण में मिलता है। ये सबसे बड़ा स्तंभलेख है। कौन सा? यानी सबसे बड़ा स्तंभलेख है जिसमें मयूर का चित्र अंकित किया गया है। क्या किया गया था? यानी मयूर का चित्र क्या है? अंकित किया गया था। लोरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण गांव में मिलता है। ये सबसे बड़ा शिलालेख है। ये मयूर के चिंतन का अंकित किया गया था। क्या है? मयूर के चिंतन का यानी मयूर के चित्र का अंकित किया गया था। उसी प्रकार हमारा आता है रामपुरा अभिलेख दोस्तों ये हमारा मिलता है। यानी इसमें दो अभिलेख मिलते हैं कि रामपुरा अभिलेख कहाँ मिलता है? दो बिहार में मिलता है। रामपुरा अभिलेख बिहार में मिलते हैं। इसमें दो अभिलेख है। एक तो स्तंभलेख युक्त जिसपे सिंह का चित्र बना हुआ है। किसका? यानी सिंह का चित्र बना हुआ है। स्तंभलेख युक्त जिसपे कुछ लिखा हुआ है। और एक स्तंभलेख विहीन यानी जिसपे कुछ भी नहीं लिखा, ओनली वर्षभ का चित्र बना हुआ है यानी बैल का चित्र बना हुआ है। और ये बिहार के चंपारण में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बिहार के चंपारण में स्थित है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा आता है लघु स्तंभलेख में 5 स्तंभलेख आते हैं जिसमें सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगलुआ और रुमनदेही। सांची स्तंभ दोस्तों वर्तमान एमपी में मिलता है। कहाँ पे? यानी एमपी में मिलता है। यह एमपी की विदिशा स्थान या रायसिंह जिले में मिलता है जिसमें संग वेद की बात कही गई है। क्या कही है? जिसमें संग वेद की बात कही गई है यानी संग वेद की बात कही गई है। और चुगते हुए हंस का चित्र सांची के स्तंभ में मिलता है। यानी चुगते हुए हंस का चित्र कहाँ मिलता है? सांची के स्तंभ में मिलता है। चुगते हुए हंस का चित्र यानी सांची के स्तंभलेख में मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा आता है सारनाथ स्तंभलेख दोस्तों आने हमारा यूपी में मिला है। कहाँ पे? यूपी में, जिसमें यानी 4 शेर मिले हैं। जिसमें 4 शेर यानी जो भारतीय सरकार के सिंह 4 सिंह है जो प्रतिमा मिली हुई है। जिसके निचले भाग को 24 तिलिया वाला अशोक चक्र मिला है। जो 4 शेरों के नीचे वाले भाग में एक अशोक चक्र यानी 24 तिलिया वाला चक्र मिला जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। और इसकी ऊपरी वाला भाग को 32 तिलिया वाला चक्र को चक्र रत्न या धर्म रत्न चक्र कहा जाता है।
क्या कहते हैं, धर्म रत्न या चक्रम कहा जाता है। और यानी सारनाथ स्तंभ से यानी 4 सिंह शेर लिए। कितने लिए, 4 सिंह लिए। एक तो आगे देखता है लेफ्ट राइट और एक पीछे। चार सिंह शेर लिए। कितने लिए दोस्तों, 4 सिंह शेर लिए गए। कितने, 4 सिंह शेर लिए गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अभिलेख आता है जिसमें यानी सारनाथ लघु स्तंभ लेख में यानी हाथी घोड़ा और बैल, हाथी घोड़ा बैल इन जानवरों का भी चित्र मिलता है। कौन से मिले हैं, हाथी घोड़ा बैल। कौन से दोस्तों, हाथी घोड़ा बैल और सिंह जानवरों का क्या मिलता है, इसमें वर्णन मिलता है या चित्र मिलता है जो दौड़ने की स्थिति में रखे हुए हैं। कौन सी, दौड़ने की स्थिति में है। और हमारा अगला अभिलेख मिला है यानी रोमंदई अभिलेख। ये नेपाल में मिला हुआ है। कहाँ पे मिला है दोस्तों, रोमंदई शिलालेख। रोमंदई शिलालेख दोस्तों नेपाल जिले में मिला। कहाँ पे मिला है, नेपाल जिले में मिला हुआ है। यह स्तंभ लेख युक्त है, यानी स्तंभ लेख यानी लघु स्तंभ शिलालेख की श्रेणी में आता है। क्या आता है, ये स्तंभ लेख है जिस पे लिखा हुआ है, और लघु स्तंभ शिलालेख की श्रेणी में भी आता है रोमंदई शिलालेख, क्योंकि यह नेपाल की तराई वाले स्थान पे प्राप्त हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नेपाल की तराई वाले स्थान पे इसे प्राप्त किया गया था। यह अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसमें उसकी आर्थिक नीति, कर नीति और राजस्व नीति का वर्णन मिलता है। कौन सी नीति का, आर्थिक नीति का वर्णन मिलता है, कर नीति का वर्णन मिलता है, और राजस्व नीति का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है, यानी रोमंदई अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है, रोमंदई अभिलेख में मिलता है। और इसी अभिलेख में, रोमंदई अभिलेख के अनुसार यानी राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बानी की यात्रा किसने की थी, अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक ने। यानी रोमंदई अभिलेख की जानकारी के अकॉर्डिंग अशोक ने अपने 20वें राज्याभिषेक में लुम्बानी की क्या की थी, यात्रा की थी। क्या की थी, लुम्बानी की यात्रा की हुई थी। महात्मा बुद्ध के सम्मान में लुम्बानी को कर मुक्त कर दिया था अशोक ने। यानी महात्मा बुद्ध के सम्मान करने में यानी लुम्बानी को कर मुक्त कर दिया गया था, और जिसमें करों की दर 1/4 के स्थान पर 1/6 कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, 1/4 के स्थान पर 6 कर दी गई थी। हमारा अगला अभिलेख आता है या शिलालेख आता है यानी निगलवा शिलालेख। ये लघु स्तंभों की तैराई अभिलेख में, ये भी नेपाल में मिला हुआ है। कहाँ पे मिला, ये लघु स्तंभ की यानी तैराई अभिलेख कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, तैराई अभिलेख कहा जाता है। अशोक ने इस अभिलेख में या स्तंभ लेख में बुद्ध कनिका यानी बुद्ध कनक मुनि की प्रतिमा की ऊंचाई में वृद्धि करवाई थी। क्या करवाई थी, बुद्ध कनिका मुनि की, बुद्ध कनक मुनि की प्रतिमा में क्या कराई थी, ऊंचाई में वृद्धि करवाई थी। जो प्रतिमा यानी जो इसकी फोटो थी या उसको बड़ी करवाई गई थी। उसी प्रकार हमारा लास्ट अभिलेख आता है यानी कौशाम्बी अभिलेख, शिलालेख। कौशाम्बी शिलालेख कौन सा है दोस्तों, कौशाम्बी शिलालेख यानी ये यूपी के कौशाम्बी जिले में स्थित है। कहाँ पे, यानी यूपी के कौशाम्बी जिले में स्थित है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक की पत्नी कौरवकी व उसका पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। कौन से, यानी कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की पत्नी कौरवकी और अशोक की पुत्र यानी तीवर का उल्लेख कौन से यानी अभिलेख में नहीं, कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में, यानी कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख क्या है,